अमूल्य नमस्ते कीमती। सबको मेरी तरफ से जी, एंड इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस माध्यम से जो हम अपने पेशेंट्स हैं, जो हमारी भारत की जनता है, उन तक जी, मैं एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा। किडनी डिजीज का ट्रीटमेंट हमारे देश में अब पहले के मुकाबले में कितना विकसित हो चुका है। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। तो हम फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आपने अपना कीमती वक़्त आज दिया है और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके यही है कि हम किडनी रोगियों तक ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि इस पूरी जर्नी में, एक पेशेंट की जर्नी में कई ऐसे इंसिडेंसेस, कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे वो बिना जानकारी की वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या तो कई लोगों की जो दिक्कतें बढ़ जाती हैं इन चीजों की वजह से। सो हमारा उद्देश्य ये है कि उन्हें शुरुआत से लेकर जो भी चीजें उनकी इस जर्नी में अलग अलग माइलस्टोन्स आते हैं, जहाँ पे मे बी इवन पहले एक सीकेडी का पेशेंट आइडेंटिफाई होता है, वहां से वो इवेंचुअली डायलिसिस पे जाता है, फिर ट्रांसप्लांट पे जाता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट उसका जो केयर है, या उसके दौरान लगने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, जानकारी है, हमारा उद्देश्य है कि हम वो सारी चीजें हमारे पेशेंट्स को पहुंचाए और उन्हें एम्पावर करें उस नॉलेज से और सही चीजों से, सो दैट वो अपनी जिंदगी मच बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो सर अभी शुरुआत में जैसे कि हमने देखा है, हमने कुछ सीरीज, कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर किए थे जहाँ पे सीकेडी जो पेशेंट हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हुई थी। इवेंचुअली जो डायलिसिस पे जाते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हमने लेने की कोशिश की। अब ट्रांसप्लांट विशेष रूप से जिस विषय को हमने आज का टॉपिक मेन रखा हुआ है, तो ऐसे समय में हम चाहते हैं कि आप हमारे पेशेंट्स को ये जानकारी दे कि ये कौन सा वो समय होता है जब किसी भी पेशेंट ने अपने ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि अगर वो ट्रांसप्लांट करने का उसके मतलब, जहां तक हमने आज तक देखा है, डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस करके आपको सजेस्ट करते हैं। और ऐसे समय में कई सारी चीजें होती हैं। आपके फैमिली के ट्रांसप्लांट, हमने बीच में ऑर्गन डोनेशन डे के दिन काफी एक्टिविटीज की थी, जहाँ पे हमें पता चला कि लोग कैसे कैडावर डोनर के बारे में जानकारी ले सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत में ये जानकारी दे दें कि ये कब समय है जब उन्होंने एक्चुअल में अपनी सारी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अ, हमारे मरीजों का जो जब उनका किडनियां उनका साथ छोड़ देती हैं, फेल हो जाती जी, हैं, जी। उसके जब उन्हें सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे भूख ना हम्म। लगना, उल्टी होना, सांस चढ़ना, सूजन आना, इस स्थिति में हमें डायलिसिस शुरू करना पड़ता है हर मरीज का। जी। हर मरीज जो डायलिसिस पे हम शुरू करते हैं, एक्चुअली उस समय ही हमें पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा जो इलाज है जो किडनी फेलियर का, जी। आई एम टॉकिंग अबाउट, हम बात जी। कर रहे हैं उस किडनी फेलियर की जो कि परमानेंट है, मतलब जो क्रोनिक जी। किडनी डिजीज के बाद आपका किडनी फेल हुआ है। जो जी। अक्यूटली फेल होती हैं किडनियां, अक्यूटली प्रॉब्लम में जाती हैं, जिसे कहते हैं किडनी सो गई है, दे करेक्ट। रिकवर, वो ठीक हो जाती ओके। हैं। उनका जी। उनका मॉनिटरिंग चाहिए। बट जो किडनियां जी। फेल हो चुकी हैं, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे फेल होती हैं मोस्टली, सो जी। स्पेशली लंबे ब्लड प्रेशर और शुगर के बाद। तो ऐसे जी। में जिस पॉइंट में उन्हें डायलिसिस की जरूरत है, वो हुँ। पेट वाली डायलिसिस हो या ब्लड वाली, इसे पेरिटोनियल या ब्लड हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसी जी। समय पे उन्हें उन्हें काउंसल करना जी। चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, हुँ। ऑप्शन देना चाहिए कि हुँ। आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं अपनी किडनी की बीमारी से लड़ने के लिए। एक है किडनी जी। ट्रांसप्लांट, एक है ब्लड की डायलिसिस जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, एक है पेट की डायलिसिस जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। जी। इन कंपैरिजन अब इन तीनों में कंपेयर करें तो ट्रांसप्लांट जी। आपको ऑफर करता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर क्वांटिटी ऑफ लाइफ। मतलब जितने ओके। आपके साल होंगे जिंदगी के, हुँ। वो अच्छे होंगे, उनमें लाइफ होगी हुँ। और आपका हुँ। जिंदगी में आपकी लाइफ भी बढ़ेगी। दोनों ऑप्शंस, जी। जो दोनों चीजें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वो ट्रांसप्लांट आपको अपफ्रंट दे सकता है इन कंपैरिजन टू डायलिसिस।
जी, सो ये चीज शुरू से पता होनी चाहिए। अब जी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका जिनका किडनी का डिजीज ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। सो उन्हें उन्हें एक्चुअली जब डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है उसी टाइम पे हुँ, उन्हें चीजें पता होनी चाहिए अपने बारे में। सो इफ जी, जीएफआर इज लेस देन, जीएफआर अगर 15 से कम है, सो हुँ, डेफिनेटली एवरीबडी शुड नो दैट 30 से कम पे दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, एंड 15 से कम पे दे शुड बी रेडी फॉर थिंग्स, यू नो। हुँ, हुँ, 20 to 15 के बिलो अगर जीएफआर हुँ, कम है तो दे शुड बी रेडी फॉर दोज थिंग्स। करेक्ट, दो हमारी कंट्री में पीपल मल्टीपल रीजंस के कारण उस स्टेज हुँ, पे अपना ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, या फिर जी, चीजें डिले होती हैं मल्टीपल रीजंस के कारण। बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो है कि अगर ट्रांसप्लांट जितना जल्दी से जल्दी हो उतना हुँ, आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो अ, जिस्ट ये है कि जब पेशेंट किसी एक स्टेज में है जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर दिया है कि अगर 30 से नीचे है जीएफआर उनका, तो उन्हें समवेयर प्रिपरेशन उसकी शुरू कर देनी चाहिए, और 15 से नीचे है तो दे शुड बी रेडी, यानी उन्होंने रेडी रहना चाहिए। अब ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर कई सारे सवाल हमारे पास पे भी आज हैं जो पेशेंट्स ने हमें भेजे हैं, और मैं चाहता हूं कि हम उन सवालों के थ्रू इस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। सो इसके अंदर जैसे मुख्यतः से एक सवाल आता है कि आपको डायलिसिस का ऑप्शन है, आपको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। डायलिसिस ये वो ब्रिज या मैं कहूंगा एक पिट स्टॉप है आपका, जहां पर आप रुक के उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक प्रोसेस है जिसमें आपको मे बी हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, जिस तरीके की जरूरत होगी जो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे उस हिसाब से। लेकिन उसमें एक पूरा आपको प्रोसेस है, आपको जाना है डायलिसिस कराना है, प्लानिंग करनी है और आना है। अभी लोगों का ये सवाल है कि ट्रांसप्लांट ये बेहतर ऑप्शन डायलिसिस से कैसे है, राइट? सो इसके बारे में आप क्या जानकारी तो देंगे? सबसे इम्पोर्टेंटली अब जो हमने अभी बात करी, हम लेट्स बी रियलिस्टिक, हम रियलिस्टिक बात करते हैं कि जी, हमें क्या मिलेगा कुछ करके जो कि किसी और से बेटर है। तो इन करेक्ट, किडनी फेलियर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम आज देख रहे हैं, वो जो हम जी, कोई एक पेशेंट अपने लिए देखता है वो देखता है कि मेरी आयु बढ़ जाए, और जो जी, आयु हो उसमें साल भी मेरी लाइफ बढ़ जाए। मतलब जी, यू जस्ट डोंट, आप केवल लाइफ मत जियो, आप अपनी जिंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ, बढ़ाओ भी और वो अच्छे से जियो, है ना। सो करेक्ट, क्वालिटी भी हो उसमें और क्वांटिटी भी जी, हो। तो जी, डायलिसिस से आपका और ट्रांसप्लांट में कंपेयर करने पे आपको ओके, ट्रांसप्लांट से क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपको डायलिसिस के लिए 3 बार हफ्ते में नहीं जाना। आपका पानी का करेक्ट, इंटेक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, आपका खाने का जी, इंटेक, आप एक्टिव रह सकते हो, आप मोबाइल रह सकते हो, आपको मशीन में हफ्ते में 2 बार हुक नहीं होना, आपका जी, हार्ट अच्छा रहेगा, आप फैमिली जी, प्लान कर सकते हो। देर आर सो मेनी रीजंस one can and one should go forward for a transplant in comparison to in अगर हम कंपेयर करें डायलिसिस से, तो ट्रांसप्लांट हमें जी, ये सब चीजें ऑफर करता है। हमेशा मन में ओके, डाउट रहेंगे कि कहते हैं मेरी मेडिसिन चलेंगी। मेडिसिन तो आपकी डायलिसिस के साथ भी चल रही हैं, चली है ना। रही है, तो जी, मेडिसिन तो नेसेसरी हैं, बट लेकिन जी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, आप नॉर्मल की तरह हो जाओगे, है ना। दैट करेक्ट, दैट दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आपको वेरी डर ट्रू, लगता है कि आपकी सर्जरी होनी है, बट जी, इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है ओवरऑल लॉन्ग टर्म, और ये हम केवल बता नहीं, केवल हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें कहना है ये बात, हमारे पास उसका जैसे डेटा है, एविडेंस है कि जो एविडेंसेस लोग है, डायलिसिस पे रहे हैं और जो ट्रांसप्लांट में रहे हैं उनका लॉन्ग टर्म आउटकम कैसा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, वंडरफुल। सर इसी से एक जुड़ा सवाल है, मतलब आई डोंट नो, अर्ली ट्रांसप्लांट या प्रिमिटिव ट्रांसप्लांट ऐसा कुछ हाँ जो जी, है, थोड़ा उसके प्रिएम्प्टिव का ऊपर आप। मतलब है बेसिकली कि आप डायलिसिस पे शुरू करने से पहले ट्रांसप्लांट करते ओके, हैं। जैसे मैंने आपको ओके, बताया कि कोई 30 के नीचे प्रिपेयर रहे मेंटली कि नाउ, अगर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किडनी डिजीज में सीकेडी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो डिजीज जी, प्रोग्रेसिव है ना कि अक्यूट प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम्स की। है, तो एक्यूट अगर नहीं आपका केडी, जीएफआर 30 के नीचे है एंड ग्रेजुअली आपको पता है कि आपकी बीमारी प्रोग्रेसिव है, आप उसे हम्म, अंडरस्टैंड भी करते हो,
then you will be ready at some point of time for either dialysis or transplant. अगर जी, आपकी प्रिपरेशन है, आपके जी। फैमिली में सब हुँ, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप प्रीएम्प्टिव हुँ, ट्रांसप्लांट को अगर प्रेफर करते हो, हुँ। then जी, it is relatively superior in comparison to going ahead and after for transplant after dialysis. मतलब डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट करना और डायलिसिस से पहले ट्रांसप्लांट करने में जो ट्रांसप्लांट डायलिसिस के पहले कर दिए जाते हैं, जिसे हम प्रीएम्प्टिव जी। कहते हैं, उनको हम हुँ। सुपीरियर देखते हैं इन ओह! कंपैरिजन टू ओके, डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट करने में। इसका ओके। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्योंकि अच्छा। डायलिसिस इज अफेक्टिंग योर बॉडी डेली इन अ स्लो मैनर। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। आपका अगर ट्रांसप्लांट डायलिसिस के पहले होता है, इट इज मच बेटर इन कंपैरिजन आफ्टरवर्ड्स। ओके। सो इसमें व्हाट इज़ दैट टाइम इंडिकेटर, वो कौन-सा समय है जब पेशेंट को लगना चाहिए कि ओके, नाउ अभी डायलिसिस तो चालू हो सकता है, बट बिफोर दैट स्टिल इन अ स्टेबल स्टेट और व्हाटएवर आप कह सकते हैं। बट ये वो समय है जब वो ट्रांसप्लांट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो जैसे आपने सबसे जीएफआर का लेवल इम्पोर्टेंटली बताया, वैसे उसमें कुछ और सिम्टम्स, इंडिकेटर? अगर उन्हें आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम के, जो कि बहुत लेट होता है, मैंने आपको बताया किडनी प्रॉब्लम्स 90% डैमेज के बाद पता चलता है कि किडनी प्रॉब्लम जी, है। सो जी, जी, इफ दे आर नोइंग फ्रॉम बिगनिंग कि उनकी किडनी डिजीज है, दिस इज नॉट फेलियर जी, बट डिजीज है, जैसे क्रिएटिनिन रेज्ड है, एंड जी, उनको उसके सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं, जीएफआर जी। हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसी पॉइंट में हुँ, उनका प्लान अगर वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो जीएफआर जब उनका फॉल हो गया है 15 के आसपास है, देन दे कैन प्लान अ ट्रांसप्लांट। सो अच्छा, बट दीज ओके, दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन अ सिनेरियो वेयर ऑर्गन्स आर, मतलब हम जहाँ पे ऑर्गन अवेलेबल। अवेलेबल है। हुँ, सो अवेलेबल। मोस्टली ऑर्गन शॉर्टेज, डोनर शॉर्टेज एंड एक्सेप्टेंस, इनके कारण वो मोस्टली डिले होता है। एंड देन ऑल्सो इट इज इट्स नॉट कि इट इज वो अच्छा नहीं है, बट हुँ, लेकिन हुँ, डायलिसिस से तो फिर भी बहुत अच्छा है। जी, ओके, ऑलराइट, ओके, मेक सेंस। तो आप कह सकते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स पे बिफोर डायलिसिस वो लगते हैं। तो एक जस्ट एक जानकारी चाहते थे हम लोग कि क्या ऐसे समय में व्हाइल ट्रांसप्लांट भी ऑप्शन, जैसे अभी बहुत बार डायलिसिस पे पेशेंट लगते समय पे या तो एवी फिस्टुला उनका किया जाता है, या फिर उनको अर्जेंसी होती है तो कैथेटर वगैरह ये हाँ जी। लगवा के भी उनका डायलिसिस किया जाता है। तो ऐसे समय पे ऐसा कुछ है कि ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट अभी तक डायलिसिस पे नहीं गया है, स्टिल इन अ स्टेज, बट 15 से नीचे जीएफआर है, सब कुछ सही होते समय उनके पास में ऑर्गन भी अवेलेबल हो गया, उनके फैमिली मेंबर कोई बिल्कुल। देने के लिए रेडी है। तो ऐसे समय पे क्या वो स्टिल दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ये फिस्टुला और एनीथिंग एज अ नहीं। बैकअप, या नो, कुछ कोई जरूरत सो नहीं है ऐसे उनको? कंडीशन में अगर अगर उनके पास, अब वो डायलिसिस पे अभी तक नहीं शुरू हुए हैं, सो उन्हें जी, फिस्टुला बनाने की जरूरत शायद ना ही पड़े, अगर वो ट्रांसप्लांट ओके, उनके पास डोनर अवेलेबल ऑप्शन है, है। वो हम्म, अंडरस्टैंड करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो दे कैन हम्म, गो अहेड एंड डू द ट्रांसप्लांट। ओके, मेक उनको सेंस, फिस्टुला ओके, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ओके, ऑलराइट, फाइन सर। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे अगर वो अर्ली ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, और अगर नहीं भी कर पाते हैं वो डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे समय पे व्हेन दे डिसाइड टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट, हाई लेवल पे क्या वो पॉइंटर्स होने चाहिए दैट दे शुड नो, लाइक व्हाट शुड बी देयर चॉइसेस? फॉर एग्जांपल, उन्होंने किस तरीके के सेटअप में इस चीज को करना चाहिए, एग्जिस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं जो उनके जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्या उन्हीं के साथ उन्होंने कंटिन्यू कर लेना चाहिए? ये तो मतलब ये इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो हो नहीं सकता है, बट इन जनरल जिसको हम कह सके कोई चेकलिस्ट या हाई लेवल की चीजें जो बहुत ज्यादा महत्व रखती है ऐसे समय पे, जो उन्होंने उस चीज का ध्यान रखना चाहिए while they are going for transplant, इसमें तो लीगलिटीज भी आती हैं। ट्रांसप्लांट जी, ट्रांसप्लांट कराना अपने आप में एक, मतलब एक जीवन भर का दृढ़ निश्चय है, जो कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ कर रहे हो। डॉक्टर्स जी, भी आपके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एकदम फ्रेंडशिप आपका बिल्ड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी, सो जी, आई वुड से कि मैं कहूंगा कि जो आप बेस्ट डिसाइड करो, अंडरस्टैंड करो अपने सिस्टम में जहाँ पे आप हो अभी, और जहाँ आपको बताया जाए, तो आप वहां उसके जी, अकॉर्डिंगली उसे फॉलो करो। अपना बेस्ट जी, जजमेंट तो आप उस बेसिस पे लोगे कि आप कहाँ कंफर्टेबल फील करते हो। बट जी, ओवरऑल आप ये देखोगे कि उस सेंटर में ट्रांसप्लांट करने के लिए जो आपके डॉक्टर है, जिनसे आपका ट्रीटमेंट हुआ है, अगर हम्म, वो आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, आप उनके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं जो अभी तक हम्म, है, तो आप वहीं करा सकते हैं। वरना आप जो हम्म, हमारे पास नेट पे जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट,
ओके। और इसमें सर जैसे आप अभी नेसेसरी ली आपके पास में डोनर की होने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि डोनर के बारे में अगर हम थोड़ा-सा बता पाएँ कि किस तरीके का डोनर आइडियली होना चाहिए और क्या उसके इवैल्यूएशंस होते हैं डोनर के, बिल्कुल। ताकि वो भी तो उन्हें कुछ भी जानकारी हो? डोनर बेसिकली दो तरह से हमारे पास किडनी डोनेशन हो सकता है। एक है जो कि जिसे हम कहते हैं लाइव डोनर, मतलब फैमिली का मोस्टली मोस्टली फैमिली का जी, कोई मेंबर जो कि सामने आए आपकी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एंड अपना जी, किडनी डोनेट करे। जी, सो एक ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि एक जिसे हम डिजीज डोनर कहते हैं, डिसीज डोनर। जी, डिसीज मतलब जो कि अपनी किसी बीमारी से, मोस्टली ट्रॉमा में, जी, एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठे हैं एंड जी, उनके ऑर्गन्स अभी फंक्शनल हैं। सो उन फंक्शनल ऑर्गन्स को अगर उनकी फैमिली ने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया है, उन्होंने खुद ने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया है, तो उन ऑर्गन्स को हम किसी और की लाइफ जो बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट इज ओके, डिसीज डोनर वी कैन हैव। सो दोनों में ओके, बेसिकली लाइव डोनर में जो कहते हैं सारे क्राइटेरिया की जो हम बात करते हैं, डिजीज डोनर की क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो हुँ, कोई अगर हम लाइव डोनर की बात करें, सो हुँ, मोस्टली कोई इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई फैमिली मेंबर हो, क्लोज रिलेटिव हो, वही जी, डोनेट कर सकते हैं। प्लस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, ज्यादातर सेंटर बहुत ओल्ड पीपल को नहीं प्रेफर करेंगे डोनेशन, बट इट इज नॉट अबाउट एज, इट इज अबाउट ऐज, हाउ द फिट द फिटनेस, पेशेंट इज। अगर वो हाँ, डोनर फिट हैं, भले ही इट्स नॉट योर, आपका एज का नंबर नहीं, आपकी बॉडी कितनी एज हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी जी, जी, बॉडी बिल्कुल। एज नहीं हुई है और आपकी एज भले ही 70 है, और आपकी जी, किडनीज फंक्शनल है, आपका हार्ट अच्छा है, देन आप फिर भी डोनेट कर सकते हो। सो जी, सबसे इंपॉर्टेंटली जो इवैल्यूएशन या वर्कअप होता है, उसमें हुँ, डोनर्स के बेसिकली ये चेक किया जाता है कि उनका हार्ट ठीक है, उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो बाकी हैं वो ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर अगर मेडिसिन चलती हैं तो कंट्रोल है। मोस्टली डायबिटीज वाले डोनर्स को नहीं लिया जाता है, बट देर आर एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे वेल कंट्रोल्ड न्यू ऑनसेट डायबिटीज के डोनर्स को लिया जा सकता है। जी, जी, अम, इसके अलावा जब उनका क्रॉस मैच होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है, चेक करते हैं कि वो आपके रिसिपिएंट को जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट तो नहीं हो हुँ, जाएगा, उसके लिए क्रॉस मैच जी, टेस्ट करते हैं। इन सब हुँ, के बाद ही और डोनर सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही ऑर्गन लिया जाता है। ओके। अभी इसमें सर जैसे अभी डोनर के बारे में तो हमने समझ लिया कि एक पूरी प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि लेट्स से ट्रांसप्लांट होता है, उस ट्रांसप्लांट के बाद में क्या समय कितना समय पेशेंट को अस्पताल में रहना पड़ता है या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है? क्या उसके बाद एक प्रोसेस होती है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लेट्स से? सो सबसे इम्पोर्टेंटली जो ट्रांसप्लांट की जो एडमिशन एंड ऑपरेशन है, ये सेंटर टू सेंटर वेरी करेगी, बट मोर और लेस जो एडमिशन है अराउंड 7 दिन का, 7-8 दिन का एक रिसिपिएंट का एडमिशन होता है, जिसमें से दो जी, तीन दिन उन्हें सर्जरी के बाद एक क्लोज आईसीयू में मेंटेन आईसीयू में रखा जाता है, और उसके बाद उन्हें जी, जनरल उनको एक रूम में शिफ्ट कर देते थे, वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, रूम में। एंड जी, उन्हें 48 घंटे बाद ही उन्हें मोबिलाइज भी कर दिया जाता है। मोस्टली ओके, वो उन्हें वॉक भी कराया जाता है। एंड 7-8 दिन में उनका मोस्टली डिस्चार्ज हो जाता है। वो ट्यूब्स जो उनकी होती हैं, ड्रेन डला होता है, कैथेटर डला होता है, वो सब रिमूव कर दिया जाता है। एंड जी, उनको सारी उनकी मेडिसिन समझाई जाती हैं। उनको उसके बाद अपनी मेडिसिन कैसे खानी है उनके बारे में पूरा गाइड किया जाता है। खाने के जी, बारे में गाइड किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंटली, कि अब वो खाने का परहेज से ज्यादा खाने का सफाई पे ध्यान रखना जरूरी है, कि साफ ओके, सुथरा खाना खाएं, कोई भी ऐसा साफ साफ पानी पिए।
एंड जी, भीड़ से बचें। बेसिकली जी, अगले कुछ महीने सबसे इंपॉर्टेंटली जो रहेंगे वो ये रहेंगे कि हम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें, जो कि आपके हाथ में है। और जी, अपनी जो किडनी है उसे रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आप रेगुलर मेडिसिन खाएं, और रेगुलरली आपको हॉस्पिटल विजिट करने पड़ेंगे। अब इस सिचुएशन में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, तो आप हमेशा मास्क लगाएं, भीड़ से बचें, एंड रेगुलर जी, हॉस्पिटल चेकअप के लिए शुरू में आपको आना पड़ेगा। तो उसमें आपकी टेस्ट किए जाएंगे। शुरू में रिलेटिवली फ्रीक्वेंट टेस्ट किए जाते हैं, एंड ग्रेजुअली जो टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हम कम होती जाती है। जो ये इन्फेक्शन एंड रिजेक्शन के रिस्क हैं ग्रेजुअली कम होते जाते हैं, हमारी दवाइयां भी जी, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जी, तो शुरू के 3 से 6 महीने थोड़े से क्रूशियल हैं, जब आपको कहते या, हैं फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए, एंड जी, अपना कहते हैं खाने पीने पे बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि ऐसी मेडिसिन चलती हैं ट्रांसप्लांट में जिनसे शुगर्स थोड़ी अब जा सकती हैं, तो हुँ, हमने मीठा और तला हुआ खाने का थोड़ा परहेज बताते हैं। ओके, ओके। इसमें सर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जिसमें कंपैटिबिलिटी रिलेटेड चीज़ है, जैसे एबीओ का बताया है। उसके बाद में ये भी है कि ऐसे कुछ मरीज़ भी होते हैं जिनके केस में ट्रांसप्लांट ये ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो ऐसे भी कुछ कंडीशंस हैं, तो ये 2 विषय पे आप कुछ सो बस गाइड। अभी भी मोस्ट ज्यादातर ट्रांसप्लांट ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होते हैं। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल मतलब जिसमें जैसे ब्लड डोनेशन में जिस तरह ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग होती है, उसी तरह ऑर्गन डोनेशन में भी ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग होती है। जैसे जी, ओ विल बी अ यूनिवर्सल डोनर, सो इसमें करेक्ट, ए नेगेटिव पॉजिटिव का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता ब्लड की तरह, बट लेकिन इसका ओके, इंपॉर्टेंस रह जाता है कि अगर कोई ओ ब्लड ग्रुप है तो जी, वो बाकी सबको भी डोनेट कर सकता है। वो ओ का अगर कोई डोनर है तो वो हुँ, ओ को, ए को, बी को एंड ए बी को, वो सबको किडनी डोनेट कर सकता है। बट ओके, लेकिन ए बी का अगर डोनर है तो वो केवल ए हुँ, बी को डोनेट कर सकता है। सो सिमिलरली ओके, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या ओ हुँ, है, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, देन ही ओके, कैन एक्सेप्ट, उसे केवल ओ ब्लड ग्रुप वाली किडनी ही एक्सेप्ट हो सकती है। ए बी वाला अगर ब्लड ग्रुप है तो उसे बाकी सब ब्लड ग्रुप की किडनी भी एक्सेप्ट हो सकती है। सो मोस्ट ऑफ द ओके, ट्रांसप्लांट, ज्यादातर ट्रांसप्लांट इसी ब्लड ग्रुप को फॉलो करेंगे। बट जी, नाउ डेज हमारे पास थेरेपीज हैं जिसके हुँ, साथ में हम इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स भी कर सकते हैं, एंड ओके, उनके रिजल्ट्स नियरली एज गुड एज एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट हैं। ओह! थेरेपी की ओके, थोड़ी सी कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट विल इंक्रीज, बट करेक्ट, जब डोनर अवेलेबल नहीं है, जब जी, स्वैप ट्रांसप्लांट भी नहीं पॉसिबल है, अगर कोई कि आपको मतलब ब्लड ग्रुप जी, स्वैप कर सकें, तो जी, डायलिसिस से बहुत अच्छा ऑप्शन अभी इनकम्पैटिबल, एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। ओके, ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। और सर्टेन कंडीशन सर इफ यू कैन से कि जिनकी केस में ट्रांसप्लांट डजंट रिमेन एन ऑप्शन, ऐसा ओके, कुछ है? सो ऐसे पेशेंट्स जो कि अनफिट हैं बिकॉज ऑफ देयर कोमॉर्बिडिटीज, उनको ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण उनका किडनी का केवल ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बेसिकली हुँ, अगर आपको किडनी फेलियर है, बट लेकिन हुँ, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हुँ, आपको लिवर की डिजीज बहुत एडवांस्ड है, तो हुँ, उनका आइसोलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। इट हुँ, विल नॉट गिव यू दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज योर अदर, क्योंकि आपका एक दूसरा ऑर्गन भी अफेक्टेड है। जी, जी, अगर जी, वो एक्चुअली फेल्ड है, अगर केवल हुँ, डिजीज है तो वो कंसिडर कर सकते हैं दैट्स बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल कंडीशन। वो जी, देन इट बिकम्स अ वन टू वन डिस्कशन। इसके अलावा राइट, कुछ ऐसी बहुत रेयर बीमारियां हैं जिसमें केवल किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना भी जायज नहीं है। जैसे हुँ, बहुत रेयर बीमारी है जिसमें किडनी में स्टोन हो जाते हैं, एंड डिजीज को कहते हैं हाइपर ऑक्सीलूरिया। सो अगर किसी को ओके, हाइपर ऑक्सीलूरिया की बीमारी है और अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो किडनी जो ट्रांसप्लांट होगी वो भी फेल हो जाएगी। तो हुँ, ऐसी बहुत, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज, बहुत बहुत जी, रेयर बीमारी है। बट लेकिन उसमें आइडियली फिर कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। ओके, So ओके, otherwise, there are not much contraindication.
there are few more diseases where one would avoid doing a isolated, केवल किडनी का ट्रांसप्लांट करना अवॉइड करेंगे एंड एडवाइस करेंगे मे बी कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट। कुछ ऐसी बीमारियां और हैं जिसमें ट्रांसप्लांट अवॉइड करेंगे, जैसे किसी को अगर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो आपको कुछ साल के लिए ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं होगा। अगर आपको कोई कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे SLE या फिर एंटी-GBM डिजीज, तो इनमें आपको कुछ टाइम बाद कहा जाएगा कि अब एक बार को डिजीज को शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। बट एज सच ओवरऑल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ही ना के बराबर है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग टू नो। और जस्ट आपने एज के बारे में कुछ चीजें बताई थी, बट आपने ये भी कहा था कि एज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिट है क्या, वेदर इट बिल्कुल। इज डोनर या वेदर इट इज रेसिपिएंट, आई गेस। तो ऐसे समय में इवन फ्रॉम द डोनर्स पर्सपेक्टिव, क्या कोई एज लिमिट, मिनिमम या मैक्सिमम एज, ऐसा कुछ डिफाइन होता है? सो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, वही सेंटर्स मोस्टली 65 या 70 ईयर्स के बियॉन्ड डोनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं करते। बट अगेन देर आर एक्सेप्शंस, एंड अगर अगेन इट्स नॉट योर एज ऑफ योर नंबर बट एज ऑफ योर बॉडी। अगर आपका बॉडी उतना एज नहीं है एंड आप एक्टिव हैं, फिट हैं, आपका हार्ट ठीक है, आपका अंदर इंटरनल ऑर्गन्स ठीक हैं, आपको बीमारी नहीं है, आपका जी। किडनी बायलेटरली ठीक काम करता है, तो व्हाई नॉट। ओके, वाह। ओके सर, नाउ दैट ट्रांसप्लांट हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट इमेजिन हो गया है, सो पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ एज सच कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दैट पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ? और सेकेंडली, पोस्ट ट्रांसप्लांट जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आई एम श्योर डॉक्टर्स हैव वेज टू डील विद उनको हैंडल करने का, उनको उनके पास मैकेनिज्म रहता है। बट ऐसे समय पे पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या कुछ चीजें हैं जो पेशेंट को एज एन इंडिकेशन, एज एन अलर्ट सिस्टम उसको देखना चाहिए? देखिए, जो हमने मॉनिटरिंग की बात की कि पेशेंट को अगले 3-6 महीने बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं हम, जी। शुरू में इवन हफ्ते में 2 बार देखते हैं, तो हम जी। बेसिकली उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए एंड अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ही शुरू में इतना क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। ग्रेजुअली वो जी। कॉम्प्लिकेशन के जो रिस्क हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं एंड वी जी। नीड नॉट मॉनिटर देम एज क्लोजली। तो सबसे ओके। इंपॉर्टेंटली एक पेशेंट के लिए जो रिस्क रहता है वो रहता है रिस्क ऑफ रिजेक्शन। जी। कि ये जो हमारी बॉडी है, उसकी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी है, जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सबको आराम से हैंडल करके इन्हें मार देती है। वो कुछ भी बेसिकली फॉरेन हमारी करेक्ट। बॉडी में एंटर करता है और उसे वो नहीं पसंद तो उसे मार देती है। तो उसी तरह हुँ, जो हमारे पास जो ऑर्गन आता है हमारे हुँ, पास, अ, हुँ, उसको भी वो उसी तरह से फॉरेन ट्रीट करती है कि ये अननोन है एंड आई नीड हुँ, टू डिस्ट्रॉय दिस। सो उसी हुँ, को हम कहते हैं कि उसको रिजेक्शन हो सकता है। उसको ओके। रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें एक रेगुलरली मेडिसिन लेनी है। वो मेडिसिन हुँ, अगर हम रेगुलरली लेते हैं जी। और डोज स्किप नहीं करते हैं, सो हुँ, मोस्टली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उस लेवल पे रहता है कि वो हमारी किडनीज को अफेक्ट नहीं करेगा, जो हमारी किडनी ओके। ट्रांसप्लांट हुई है। सो बेसिकली जी। वी हैव टू मॉनिटर फॉर रिजेक्शन। एंड हुँ, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहता है जो है वो है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हुँ, हो सकते हैं आपके कॉमन इन्फेक्शन एंड अनकॉमन इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी जी। कम है तो अनकॉमन इन्फेक्शन भी। सो उन सब हुँ, के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग है कि हम उन्हें अनकॉमन इन्फेक्शन को ढूंढें और उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस दें। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई है कि हम साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरा पानी जी। पिएं एंड हुँ, भीड़ से बचें। वो इसीलिए है हुँ, ताकि हम उन अनकॉमन इन्फेक्शंस को कैच ना कर लें। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 से 6 महीने के बाद ये इन्फेक्शंस हुँ, के रिस्क मोस्टली कम हो जाते हैं एंड हुँ, आपकी मेडिसिन भी क्योंकि डोज कम होती है, सो इन्फेक्शन के रिस्क धीरे धीरे कम चांसेस होते जाते हैं। चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। और जो साइन्स और सिम्पटम्स आप बता रहे हैं कि जहाँ पे अलर्ट एक किया जा सकता है, वो सिमिलर टू एनी अदर जो हो सो सकते हैं, मतलब? इन्फेक्शन, जैसे रिजेक्शन का साइन, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट हैव एनी साइन। सो अगेन, अच्छा, जैसे हमें किडनी की प्रॉब्लम का पहले पता दे तब चलता है जब 90% डैमेज हो चुका होता किडनी। है। उसी तरह रिजेक्शन विल नॉट कम विद साइन ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट सम हुँ, टाइम देयर विल बी साइंस, जैसे फीवर हो सकता है, आपको जाड़ा हुँ, लग सकता है,
आपको जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उस जगह पे दर्द या सूजन महसूस हो सकती है। हुँ, इसके अलावा आपको अगर और एडवांस प्रॉब्लम हो तो आपको पेशाब आना कम हो सकता है। सो हुँ, 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 दीज विल बी द साइंस फ्रॉम विच कैन जो आ सकते हैं हुँ, रिजेक्शन के कारण। और ये रिजेक्शन के साइन आपके बिल्कुल इन्फेक्शन जैसे दिखते हैं, बुखार आना, है ना, जाड़ा लगना। आप कॉमन डिफरेंशिएट जरूरी नहीं है कि कर सकें, और मोस्टली दे विल नॉट हैव एनी साइंस। हुँ, कोई कोई लक्षण नहीं आएंगे कि आपको पता चलेगा कि आपको रिजेक्शन हो रहा है, जबकि कि वो एडवांस नहीं हो जाएगा। तो अर्ली हुँ, पिक करने के जो डॉक्टर्स के पास तरीके हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो है वो है हमारा कि अभी जीएफआर कितना है, क्रिएटिनिन का वैल्यू कितना है, राइज तो नहीं किया, जो कि ओके, क्लिनिकली आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम हुँ, वेस्ट की बात करें तो वहां पे इवन हम क्रिएटिनिन बढ़ने से पहले प्रोटोकॉल बायोप्सी, मतलब किडनी का एक सैंपल लेके अच्छा, चेक कर ले प्रोटोकॉल कि इतने टाइम में कहीं रिजेक्शन तो नहीं है। तो बिकॉज दैट इज लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसने आपको बता देना है कि रिजेक्शन है या नहीं है। बट हमारे सिनेरियो में मोस्टली वो फॉलो नहीं है, और आजकल रिकमेंडेशंस भी हैं कि इतना कोई बहुत फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट ओके, क्रिएटिनिन के को लेकर बहुत जरूरी इंडिकेटर है कि हम जरा से भी क्रिएटिनिन अगर फ्लक्चुएट करता है तो हम अपने डॉक्टर से हुँ, पूछें, एक बार मिलें, समझें उससे कि क्या रीजन है। जरूरी नहीं है हमेशा उसका कारण रिजेक्शन हो, बट लेकिन हुँ, उसको आपको डिस्कस करना है अपने डॉक्टर से। कुछ जी, जी, नए टेस्ट आए हैं जैसे सेल फ्री डीएनए, जो कि अच्छा, आपको हेल्प कर सकते हैं बिना बायोप्सी के, बिना क्रिएटिनिन बढ़े, कि रिजेक्शन है या नहीं, डाउट एटलीस्ट बता सकते हैं। एटलीस्ट अगर नेगेटिव है तो पता है कि रिजेक्शन नहीं है। बट वो टेस्ट एक तो कॉस्टली हैं अभी, प्लस फाइनली उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो आपको करना ट्रीटमेंट बायोप्सी के थ्रू ही है। सो हुँ, अभी यूनिवर्सली सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर भी दो ही चीजें रहेंगी जो रिजेक्शन के लिए हैं, कि क्रिएटिनिन आपका हुँ, कितना बढ़ा, और हुँ, आपकी बायोप्सी में क्या है। जी। सर मेडिकल साइंस जिस तरीके से अभी पिछले 1 दशक में आप कहें या जितना जो फास्ट ग्रोथ देखा है, तो नेफ्रोलॉजी स्पेसिफिक यानी किडनी के संबंध में जैसे ये आपने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई जिस केस में जो वेस्ट में कोई प्रोटोकॉल है और अभी कोई एक नया टेस्ट आया है जिससे मे बी ये चीज़ को अवॉइड करके बायोप्सी को अवॉइड करके भी इसको देखा जा सकता है। ऐसी क्या कुछ खास मेडिकल एडवांसमेंट्स पिछले डिकेड में हुई है मतलब हाई लेवल पे मैं अगर आप हमें बता पाए तो दिस एक्चुअली बिल्ड्स मतलब पेशेंट को कॉन्फिडेंस इसमें काफ़ी बिल्ड हो जाता है कि कई सारी तो चीज़ें बदल रही, वेदर वो दवाइयों के स्वरूप में हो या किसी और प्रोसेस के स्वरूप में हो या किसी भी चीज़ में। सो अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंटली हम बात करें क्रॉस मैच की, तो जब हुँ, हमारा एक डोनर को और हम एक रिसिपिएंट को ये चेक करते हैं कि ये किडनी रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, तो जी। रिजेक्शन का मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है, देर आर मतलब हुँ, दो काइंड के रिजेक्शन होते हैं। एक होता है कि एक एंटीबॉडी बन गई आपकी बॉडी में जो कि हुँ, रिजेक्ट कर रही है आपकी किडनी को, एंड दूसरे हैं कि हुँ, सेल्स रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो एंटीबॉडी वाला रिजेक्शन है, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन, ये आपकी हुँ, बॉडी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हो सकती हैं। ये जी। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये आपको पुराना कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड हुँ, ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं, या हुँ, फिर बहुत प्रेगनेंसीज पहले अगर आपके हैं और आपका हस्बैंड आपको डोनेट कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हो सकती हैं। पहले उन एंटीबॉडीज के जो टेस्ट थे वो इतने एडवांस नहीं थे। अब हमारे पास हुँ, अगेन इट हर हर किसी चीज का कॉस्ट ऐड होता है, बट देन यू कैन हाँ, ऑफ डिटेक्ट कोर्स योर this risk of rejection रिजेक्शन within next no acute rejection just हुँ, post transplant, कि ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद रिजेक्शन का रिस्क कितना है, बहुत जी। कम है, मीडियम है, ज्यादा है, और हमें कितना उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो दवाइयों को बढ़ाना है, उसको हुँ, हम डिसाइड कर सकते हैं इन टेस्ट के बेसिस पे। इन्हें कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल बीट एंटीजन जो हम डिटेक्ट करते हैं हुँ, फॉर जिसे हम डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ढूंढ सकते हैं। सो हुँ, दीज टेस्ट आर कॉस्टली, बट दे हेल्प इन नोइंग द एक्यूरेटली कि हमारा पोस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिस्क कितना है, हुँ, 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 और जो कि एक्यूटली तुरंत, क्योंकि उसके बाद अगर हुँ, आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तो नई एंटीबॉडीज बन जाएंगी, बट जो पहले या से बनी हुई हैं उन्हें आप तुरंत हुँ, डिटेक्ट करके अपना रिस्क स्ट्रेटिफाई कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा डॉक्टर आपके इम्यूनोसप्रेशन को टाइट्रेट कर सकते हैं, उसको घटा ओके, बढ़ा सकते हैं। जी।
इसके अलावा आजकल जो मेडिकेशन जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें भी हुँ, और जो मेडिकेशन के जो कहते हैं आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनमें भी एडवांसमेंट है। हम टाइट्रेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क कि हमें कितना आपको इंडक्शन देना है, कितना आपको हुँ, इम्यूनोसप्रेशन देना है। हुँ, स्टेरॉइड्स का यूज ग्रेजुअली हमने लिमिट किया है बिकॉज हुँ, स्टेरॉइड्स कम विद देयर ओन साइड इफेक्ट्स। सो वी हैव हमने इस तरह से इम्यूनोसप्रेशन को मॉडिफाई किया है कि वो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल उसका सबसे कम हो। जी, जी। जी, जी, जी। और मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट जैसे मेडिकेशन वाला एक पार्ट होता है, इसके अलावा भी यू नो खाना है, एक्सरसाइज़ है, इनमें क्या बदलाव आ जाएँगे और कैसे वो ग्रेजुअली उसको इफेक्टिवली मॉनिटर करके या मैं कहूँगा अडॉप्ट करना चाहिए? और क्या इसके लिए सो कुछ सलाह डॉक्टर्स की तरफ से मिलती है? exercise के regarding, so there is nothing which stops you from doing exercise, running. आप गेम खेलना चाहते हैं वो सारे गेम खेल सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद कि आप ये सब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। खाने पीने के रिगार्डिंग हमने बात ही करी थी कि साफ सुथरा खाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बस कि हम क्योंकि जो मेडिसिन हैं उनके कारण थोड़ा शुगर्स का रिस्क रहता है, तो हम मीठा एंड तला हुआ खाना अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर हम उनको तो अवॉइड दे करते हैं तो मोस्टली हम हुँ, इन कॉम्प्लिकेशंस को जो कि अवॉइड ट्रांसप्लांट कर के बाद शुगर हो जाना उनको अवॉइड कर सकते हैं। बट उसमें कोई एज़ सच ऐसा दे शुड कंसल्ट सम डायटीशियन न्यूट्रिशनिस्ट या ऐसा कुछ जिस केस में ऐसे थोड़ा-सा प्लान्ड स्पेसिफिकली वे में चीज़ें जाएँ या स्पेसिफिकली एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हमेशा डाइटिशियन होते हैं ओके, जो कि ओके। ट्रांसप्लांट की टीम के पार्ट होते हैं। जी, सो दे कैन जी, डेफिनेटली हेल्प एंड गाइड पेशेंट्स इन दैट मोमेंट। जी, जी, परफेक्ट। सर आपने एक चीज़ कही थी शुरुआत में जहाँ पे आपने कहा था कि ट्रांसप्लांट का एक एडवांटेज ऐसा है कि पीपल कैन एक्चुअली प्लान देयर फैमिली आल्सो एंड सिंस आपका यस। पीडियाक रिलेटेड भी कुछ आपका काफी एक्सपीरियंस और काम है तो हम जानना चाहेंगे कि व्हेन यू से कि फैमिली प्लान कर सकते हैं सो व्हाट शुड बी दैट टाइम लेट्स से पोस्ट ट्रांसप्लांट या आपके नजर में आपने अभी एक्सपीरियंस किया वो चीजें क्या है हो सकती है। हाँ जी। सो देखिए मोस्टली जो डायलिसिस पे पॉपुलेशन होती है हम्म, उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है हम्म, एंड वो ट्रांसप्लांट के बाद वो फर्टिलिटी वापस भी आ जाती है ओके, जो हमारे ओके, किडनी पेशेंट्स हैं उनकी। सो जी, अगर कोई ट्रांसप्लांट के बाद फैमिली प्लान कर रहे हैं सो दे शुड जी, इन्फॉर्म देयर डॉक्टर बिकॉज हमें जो हम्म, मेडिकेशंस हैं वो उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है कि जो ट्रांसप्लांट की हम्म, मेडिकेशंस हैं उनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं अगर अपनी आप फैमिली स्पेशली वुमेन के रिगार्डिंग कि अगर कोई एक हम्म, लेडी है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है एंड हम्म, नाउ मेडिकेशंस चल रही हैं जो कि हम्म, ट्रांसप्लांट को सपोर्ट कर रही हैं। सो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रांसप्लांट। बट इफ यू आर प्लानिंग हम्म, अ फैमिली बेबी प्लान कर रहे हैं हम्म, बट इट इज अवॉइडेड इन द एटलीस्ट एक साल तो आप इसको अवॉइड करें। ट्रांसप्लांट के हाँ, एक साल आप अभी अपनी फैमिली को प्लान ना करें। जी, एंड अगर आपको सर, रिजेक्शन अभी हुआ है तो भी आप इसको अभी अवॉइड करें। जी, ओके। अ, सर कुछ चीज़ें पीडियाट्रिक रिलेटेड जानना चाहेंगे, अगर आप हमें हाँ थोड़ा-सा गाइड कर पाएँ तो, कि बहुत केसेज़ में बच्चों के केस में ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है या कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं बहुत अर्ली एज में उनका किडनी फंक्शन जो है, वो कम हो जाता है। अ, अधिकतम हम देखते हैं कि बच्चों के केस में जैसे इवन इन केस ऑफ अडल्ट्स आपने कहा 90% जब तक किडनी डैमेज हो नहीं जाती है तब तक कोई साइन सिम्टम्स ऐसे एविडेंट नहीं रहती हैं चीजें जिससे लोग उसको देख सकें। आई एम श्योर किड्स की केस में ये शायद और भी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। सो इन जनरल एक रूल ऑफ थंब क्या हो सकता है जो पेरेंट्स के लिए जो उन्हें पता होना चाहिए कि दे शुड बी आल्सो looking after this possibility in their child, uh, preventive सो side से सबसे इम्पोर्टेंटली primarily।
सबसे इम्पोर्टेंटली हम बीमारियों को पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। सो जी, स्क्रीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल मतलब अभी या जब बच्चा गर्भ में है जी, तभी से उसका एक स्कैन हो, जो कि मोस्टली आजकल लेवल 2 किया स्कैन हर जाता है। जगह होता ही है। सो जी, 18 हफ्ते के आसपास वाले स्कैन में मोस्टली दिख जाता है कि किडनीज कैसी हैं, उसमें सूजन तो नहीं जी, है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। काफी जी, बार वो बर्थ के बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, बट बहुत बार वो बीमारी का लक्षण होती है। सो ओके, वहां से अगर हम बीमारी का डिटेक्शन शुरू करें तो हुँ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम का हुँ, जल्दी डिटेक्शन होगा, जी, और सही टाइम पे इलाज होगा। जी, अ, बिल्कुल, और इवन किडनी फेलियर को हम इवन डिले कर सकते हैं ऐसे केस में। सो स्क्रीनिंग जी, एक बार जब गर्भ में हो, एक बार जब बच्चा स्कूल जाने वाला हो उस समय पे, कभी एक बार एक अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट बच्चों में आई थिंक अवॉइड करें अगर कहते हैं बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हुँ, यूरिन टेस्ट करें, एक अल्ट्रासाउंड करें उस समय पे, ताकि जी, एटलीस्ट स्क्रीन हो जाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड जी, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वन शुड हम ब्लड टेस्ट वगैरह करें, क्योंकि इन बेसिक टेस्ट से ऐसे बच्चों को जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लगती और है। ऐसा कोई इन्वेजिव टेस्ट भी नहीं है, तो उससे जी, हम बहुत अर्ली पता कर सकते हैं किडनी की बीमारियों का बच्चों में। अगेन जी, डिटेक्शन बहुत लेट होता है इंडिया में। कई बार अभी भी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि हुँ, कद नहीं बढ़ रहा है, खून की कमी हुँ, है, हुँ, हड्डियां हड्डियां टेढ़ी हैं, एक का ऑपरेशन भी हो चुका है, और असल हुँ, में उन्हें एक्चुअली किडनी की प्रॉब्लम है जिसके हुँ, कारण ये सब हो रहा है। हुँ, सो ओह! थिंग्स आर चेंजिंग, अब चेंज है, अर्ली डिटेक्शन हो रहा है सिटीज में। बच्चों का बीमारी जल्दी पकड़ में आता है, एंड हुँ, उनका ट्रीटमेंट टाइम पे होके, इवन फैमिली प्लान भी होता है कि अगर कहते हैं ये डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो हम ट्रांसप्लांट कंसिडर करेंगे, एंड डिजीज अगर कहते हैं डिले कैसे करना है। सो वो चीजें हुँ, डिस्कस होती हैं फैमिली से, एंड जी, अच्छे आउटकम हैं बच्चों में, they have probably a relatively better outcome than adults ओके, if managed properly. ओके, ओके। सो ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली लाइक अडल्ट्स इस इनमें भी सिमिलरली ऑप्शन एक अवेलेबल है, बिल्कुल, द राइट? फर्स्ट ऑप्शन, बल्कि बच्चों में ट्रांसप्लांट विल बी अ सुपीरियर, मच मच सुपीरियर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू डायलिसिस, या बिकॉज उनको आगे अगर पढ़ना है, उनके ब्रेन को डेवलप होना है, जी, उन सब चीजों के लिए जो ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकता है, ग्रोथ होनी है, हाइट ग्रोथ होनी है, अपना जी, फुल बिल्कुल, पोटेंशियल ग्रो करना है, जो ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकता है वो डायलिसिस ऑफर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, करेक्ट, ऑलराइट। सर नाउ दैट मोस्ट ऑफ द चीजें हैं, मैं कुछ ऐसे भी सवाल हमारे पास में हैं जैसे लोगों को ट्रांसप्लांट रिलेटेड कि जहाँ पे उनके कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशंस लाइक बीपी या शुगर है। अभी मुख्यतः मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में या अधिकतम पेशेंट्स में मुझे लगता है आपने ये पेशेंट्स के साथ में जो सीकेडी पेशेंट्स हैं स्पेशली उनमें ये बीपी का और शुगर का प्रॉब्लम तो होता ही है। सो इज हाँ देयर जी। एनीथिंग कि ट्रांसप्लांट रिलेटेड में उनको बीपी और शुगर अगर पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग है तो कोई दिक्कत होने के चांसेस हैं या फिर कोई उसे मैनेज करने, क्योंकि ये बहुत बारी थॉट और सवाल उनके दिमाग में हो रहा होता है पेशेंट्स के इन जनरल। ओके, सो किडनी पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर तो आम तौर पे होगा ही, उनका ब्लड जी, प्रेशर बल्कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल होगा, और वो कई सारी बीपी की मेडिकेशंस पे होंगे। ट्रांसप्लांट के बाद भी मोस्ट लाइकली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कुछ ना कुछ उनकी जी, चल ही रही होंगी। दवाइयां शायद बदल जी, जाएं, बट लेकिन ब्लड प्रेशर की जी, मेडिसिन की जरूरत उन्हें पड़ ही रही होगी। जी, जहां तक डायबिटीज का सवाल है, सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों में ही, अगर हमारे बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, लिवर, हुँ, हार्ट, अदरवाइज पेशेंट एक्टिव है, सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन विल नॉट, उनका ट्रांसप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो जाएगा। सो नहीं हो बहुत जाएगा। सारे डायबिटिक पेशेंट्स, बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, दे विल गेट ट्रांसप्लांट एंड दे विल हैव अ बेटर आउटकम। सो डायबिटीज के रिगार्डिंग हमेशा ये रहता है कि उसके बाद उनकी शुगर्स थोड़ी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इनिशियली हो सकती हैं, अगर वो इंसुलिन पे नहीं भी थे नहीं, तो उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है जी, रिलेटिवली कुछ टाइम के लिए स्पेशली। सो बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहते हैं डायबिटिक के पेशेंट का ट्रांसप्लांट मुश्किल है। हाँ, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंटली शुगर का, एंड अदर ऑर्गन्स स्पेशली हार्ट का इवेल्युएशन
जो कि वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी होना है, बट इट विल बी हुँ, स्ट्रेस्ड एंड एम्फसाइज्ड। ओके। Sir, any other, I mean, coming to like family members of, a patient, तो उनकी केस में जैसे अभी हमने बच्चों की बात की थी, बट ऐसा कुछ है जिनमें हेरिडिटरी इस चीज को पाया जाता है और उन्हें उस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हाँ फैमिली में जी। किसी एक मेंबर को है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बहुत बहुत बारी ऐसा होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी ये चीजें पाई जाती है, बट अगेन किडनी डिसीज का क्या यहाँ पर कनेक्शन रहता है, और ऐसे समय में क्या उन्होंने ध्यान रखना चाहिए उस चीज को लेके? सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जो भले ही फैमिलीज में रन करते हैं, बट दे दे आर नॉट डायरेक्टली, हमने जेनेटिक सिंगल डिजीज नहीं कह सकते, जेनेटिक। सिंगल जेनेटिक डिजीज नहीं कह सकते, बट दे ओके। आर पॉलीजेनिक। ओके। बट ऐसी बहुत सारी किडनी की बीमारियां हैं, स्पेशली बच्चों में, जिसका जिसका कारण जेनेटिक डिजीज होता है, जो कि बेसिकली फैमिलीज में हो सकती है, एंड हम्म। स्क्रीन करके ही पता चलेगा। जैसे स्टोन की कोई डिजीजेज हैं, जैसे मैंने आपको हम्म। बताया हाइपरऑक्सीलूरिया, एंड हम्म। सिमिलर और बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि फैमिली में हो सकती हैं, एंड वन हैज टू स्क्रीन देम। हम्म। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सो ये सब हम्म। चीजें स्क्रीन करके ही हमें पता चलेगा। एक बार हमें हम्म। पता है कि किसी पेशेंट को है, तो हम उनकी फैमिली को बेटर काउंसिल कर सकते हैं। हम्म। ऑलराइट, वंडरफुल। सो सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आज हमारे पास ट्रांसप्लांट रिलेटेड आए हैं, जो हम जानना चाहते थे, उनका आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें उस विषय में जानकारी दी है। अ, अभी आप एज सच कुछ हाई लेवल गाइडलाइंस कुछ देना चाहेंगे हमारे पेशेंट्स को, जो बिकॉज आज जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो अलग अलग स्टेजेस में हैं इस जर्नी के अंदर। कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो स्टेज 1 स्टेज 2 में हैं, और कई ऐसे हैं जो डायलिसिस में हैं, कई ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं या उस फेज में है, कि कुछ लोगों के ट्रांसप्लांट होके कई साल हो चुके हैं। डायलिसिस पे भी हम्म। हमने देखा है कि कई लोग कई कई साल भी हैं जो उनका डायलिसिस चल रहा है। अ, तो इन अ नटशेल, बिकॉज यहाँ पर उनका मोरल, यहाँ पे उनका इमोशनल जो स्टेटस है वो हमेशा कंटिन्यूअसली हाई मोरल रहेगा, ऐसा होता नहीं है। तो हाँ व्हाट वुड जी। यू लाइक टू गिव सम गाइडेंस, कि जिससे हमारे जो मेंबर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो उस चीज को फॉलो कर सकें और बेहतर जिंदगी की तरफ देख सकें? बेहतर जिंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में आपकी क्वालिटी लाइफ हो। तो क्वालिटी लाइफ में अगर आपका एक्टिविटी अच्छी है, आप डेली अपना काम कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब जी। पे जा सकते हैं, आप डायलिसिस के साथ जाना चाहते हैं डायलिसिस के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपना डेली डे टू डे रूटीन जो है, अगर वो अच्छे से कर पा रहे हैं, सो जी। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपके काम करने में, आपके अपने परिवार में, अगर आपको लाइफ जो नॉर्मल लाइफ जैसे जीते हैं, नॉर्मल हम्म। सुबह उठना, अखबार पढ़ना, घूमने जाना, है ना, ये सब आप नॉर्मल खाना खाना, अगर ये सब आप कर पा रहे हैं, सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप अपना या। परिवार को समय दे सकते हैं। अगर आप ये सब जी। अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ, तो जी। दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसको पाने के लिए आप अगर अच्छी डायलिसिस कर रहे हैं, या अच्छा जी। ट्रांसप्लांट के बाद आप अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं, सो नथिंग इज बेटर देन दैट। या, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। एंड चलते चलते आप फैमिलीज को कुछ एक एडवाइस करना चाहेंगे, हाउ दे शुड बी सपोर्टिंग देयर पीपल? आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आप रोज हमारे यहाँ देखते हैं पे पेशेंट्स को। सोशल सपोर्ट मोस्टली बहुत अच्छा होता है। जी। जॉइंट फैमिलीज हो तो और अच्छा सपोर्ट होता है, बट जी। मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। ओके। सोशल सपोर्ट की कमी नहीं है, बट करेक्ट नॉलेज की कमी है। सो एग्जैक्टली। हमेशा सही डिसीजन लेने में फैमिली अगर हेल्प करे, दैट विल बी वंडरफुल। सोशल सपोर्ट हमेशा होता है, बट वो सोशल सपोर्ट उस डायरेक्शन में नहीं होता जिस डायरेक्शन में वो सही डिसीजन ले पाए। तो उसमें ले हेल्प पाए। करें कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, समझें प्रॉब्लम को, अब अपने जो पेशेंट है उनकी प्रॉब्लम को समझें, तो आप उनको अच्छा हेल्प कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू जस्ट गिविंग अ हेल्प विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम।
ऑलराइट। सर थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी समय आज हमें दिया है और थैंक यू कई सो सारी मच फॉर चीज़ें इनवाइटिंग मी हियर। इट वाज़ वंडरफुल। सर वी वर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज़ आपने इतनी सरलता से और बहुत ही सिंपल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सारे हमारे दर्शकों को दी है, मेंबर्स को दी है। मैं आई एम वेरी श्योर कि ये पूरी जानकारी जो है उन्हें काफ़ी मदद करेगी और आने वाले उनके जीवन में इस चीज़ का जो वैल्यू उनको है वो डेफिनिटली उनको मिलेगा।